हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। मैं एक बार फिर से आपके सामने समर्पित हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में अपकमिंग बिहार लाइब्रेरी वैकेंसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ILA से रिलेटेड पढ़ाया और उसमें उससे रिलेटेड MCQ भी कराया, तो दोनों आपके लिए आपको पढ़ना भी है और उससे रिलेटेड MCQ भी करना है। अगर आप पढ़ते नहीं हैं, अगर MCQ पे जाते हैं डायरेक्ट आप, तो आप चीज़ों को याद करेंगे और याद करने से आपकी क्या होगी कि भूलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उसका रिलेटेड MCQ करते हैं तो आपको याद हो जाएगा और फिर आपके भूलने की संभावना 99% खत्म हो जाएगी। आपको 1% अगर हो सकता है तो हो सकता है, अदरवाइज आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो जाएगी। तो आज उसी सिलसिले में आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर लाइब्रेरी एसोसिएशन आपका एजलिक, क्योंकि मैंने पिछले ILA को पढ़ाया तो ILA में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन किस लेवल का एसोसिएशन है मैंने आपको एक लेक्चर में लाइब्रेरी एसोसिएशन से रिलेटेड बताया था कि जिसमें इंटरनेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन, नेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन, स्टेट लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन और लोकल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन में। तो मैंने स्टार्ट जब किया तो मैंने चारों को बताने के बाद मैंने स्टार्ट किया आपको इन नेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन में। नेशनल लाइब्रेरी लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन में दो ही एसोसिएशन है जो आपको इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक है आपका ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और दूसरा है एजलिक। तो ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन दोनों को कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो भी आएगा आपका छूटेगा नहीं, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। तो आज मैं जो एजलिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पढ़ने के बाद बहुत चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आपको पता हो जाएंगी। फिर आप इससे रिलेटेड फिर मैं MCQ भी कराऊंगा। तो अगर आप MCQ कर लेते हैं और डिटेल में पढ़ लेते हैं तो आपकी क्वेश्चन कहीं से भी आपको एजलिक या ILA से पूछेगा, आप 100% जवाब दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। और चलिए ये आपका काम है और मेरा काम है कि आप मेरे द्वारा जो मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपको बहुत मैं सोच समझ करके जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके एग्जाम टॉपिक को लेकर के आता हूँ। तो आपका मेरा सिर्फ काम है आपको पढ़ाना। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। वो सब्सक्राइब कर लेने से क्या होगा कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता रहेगा। मेरे द्वारा जो भी अपलोड किया जाता है वीडियो आपको लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर एजलिक। एजलिक का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एसोसिएशन एंड स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ये क्यों जरूरत हो गया कि देखिए इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था कि इंडिया में एक ऐसा संगठन हो जो स्पेशल लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए समर्पित हो। तो उसी सिलसिले में डॉक्टर SL होरा द्वारा एक कमेटी फॉर्म की गई थी कलकत्ता में 25 जून 1955 को। उस कमेटी ने यही डिसाइड किया कि क्यों नहीं एस्लिब और SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन और एस्लिब जो UK का संगठन है लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसके तर्ज पर इंडिया में भी एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो स्पेशल लाइब्रेरी, विशिष्ट पुस्तकालयों तथा सूचना केंद्रों के लिए समर्पित हो। तो उसी सिलसिले में 25 जून 1955 को जब बैठक हुई तो उसी में इसकी नींव रखी गई। लेकिन उस कमेटी में सिर्फ डिसाइड किया गया कि एक संगठन बनेगा, बट जब बना, जब फॉर्म कब हुआ तो आपका फॉर्म कब हुआ 3 सितंबर 1955 को ये स्पेशल एसोसिएशन बनाया गया। कब बनाया गया? 3 सितंबर 1955 में। बट जो इसका जो नीव स्टार्टिंग जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी कब? 25 जून 1955 को इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के आधार पे 3 सितंबर 1955 को कलकत्ता में इसका स्थापना हुआ। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपका, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहले तो देखिए एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा कि आपको दे दिया जाएगा एजलिक लिखा हुआ और 4 ऑप्शन आपके सामने दे दी जाए। 4 ऑप्शन में क्या रहेगा
कि एक ऑप्शन में हो सकता है कि इंडियन एसोसिएशन एंड इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी सेंटर्स ना दे करके कुछ और दे देगा। तो आपको याद रख लेना है इसका फुल फॉर्म। उससे क्या होगा कि आपको किसी भी तरह का देगा ऑप्शन, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ठीक है, इंडियन एसोसिएशन स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो सेंटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 25 जून 1955 को हुई थी। डॉक्टर SL होरा की उसमें और भी कमेटी मेंबर थे, लेकिन जो उनका जो नींव रखा फाइनली वो कब आया अब इसमें, तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 3 सितंबर 1955 में कलकत्ता में हुआ, सेम जगह। ये फर्स्ट मीटिंग भी कलकत्ता में रखा गया था और सेकंड जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो कलकत्ता में ही हुआ, लेकिन कब हुआ? 3 सितंबर 1955 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर SL होरा। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि आइजली की स्थापना में फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे या किनकी अध्यक्षता में हुई थी? तो डॉक्टर SL होरा, इसका फुल नेम होता है सुनाल लाल होरा। ऐसा भी दे सकता है, SL होरा की जगह दे सकता है सुनाल, या कोई और नाम आपके सामने यहाँ पर दे सकता है। इसलिए मैंने आपको फुल नेम लिख दिया कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप ये भी आंसर इसका दे पाए। फिर जनरल सेक्रेटरी कौन थे? जनरल सेक्रेटरी थे जे साहा। ये भी आपको याद रख लेना होगा कि जनरल सेक्रेटरी कौन थे? जे साहा। तो यहाँ पर हम लोग अब तो एस्लिव, और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि यूके के लाइब्रेरी एसोसिएशन एस्लिव और SLA, एस्लिव एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और SLA मतलब स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके के तर्ज पर इंडिया में एक ऐसे पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय और सूचना केंद्रों की स्थापना के लिए एक सभी लोगों का एक मत हुआ, और उसी तर्ज पर 3 सितंबर 1955 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। कहाँ? कलकत्ता में हुई थी। और डॉक्टर SL होरा इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और जनरल सेक्रेटरी कौन थे? जे साहा। ये याद रख लेना आपको, ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद चलिए हम लोग आते हैं कि इनका क्या काम था। सबसे पहला इनका क्या है? ये स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए ये संगठन काम करेगा, एसोसिएशन। तो इनका क्या काम था? पहला कि इनका ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? कि पुस्तकालय एवं सूचना सेवा तथा सूचना प्रसार के लिए के स्तर में सुधार लाना। सूचना सेवा मतलब इंफॉर्मेशन सर्विस, और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, प्रसार, ठीक है, के स्तर में सुधार लाना। विभिन्न विशिष्ट पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों की गतिविधियों में समन्वय लाना तथा उनके बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए कार्य करना। विभिन्न जो विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं, विशिष्ट पुस्तकालय कौन होते हैं? कि जिनका कलेक्शन कुछ स्पेशल हो और वो अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उनका कलेक्शन होता है। इनका उद्देश्य ये होता है कि जो उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसी के अनुसार इनका कलेक्शन करना। इसके यूजर्स भी क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। नॉर्मल सभी यूजर्स इसके मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो ये जैसे DRDO हो गए, तो ये सब जो इंस्टीट्यूशंस है, इसकी जो लाइब्रेरी होती है वो स्पेशल लाइब्रेरी होती है। जैसे बार एसोसिएशन की जो बार लाइब्रेरी होती है वो स्पेशल लाइब्रेरी होती है। इनके कलेक्शन क्या होते हैं? स्पेशल होते हैं, और इसके यूजर्स भी स्पेशल होते हैं। तो इनका काम ही है क्या? कि उनके विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की गतिविधियों में समन्वय लाना तथा उनके बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के लिए कार्य करना। तो यहाँ हमने 2 ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स में मैं आता हूँ, ठीक है। चलिए, तो फिर नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव्स में मैंने पिछले स्लाइड्स में 2 एक्टिविटीज को बताया, ऑब्जेक्टिव्स को। अभी थर्ड ऑब्जेक्टिव्स है ज्ञान के विधिवत अधिग्रहण, व्यवस्थापन तथा प्रसार को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने का कार्य करना। कि ज्ञान क्या है? नॉलेज के, जिसे देखिए नॉलेज क्लासिफिकेशन एंड नॉलेज का व्यवस्थापन जो होता है उसके लिए क्या होता है कि विधिवत उसका अधिग्रहण, कहाँ से वो अधिग्रहण, कैसे नॉलेज को एक्वायर करेंगे, उसका अधिग्रहण करेंगे, उसका व्यवस्थापन कैसे करेंगे, मैनेजमेंट, तथा प्रसार कैसे उसको डिसेमिनेट करेंगे लोगों को, उसके प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने का कार्य करना। फिर विशिष्ट पुस्तकालयों,
सूचना केंद्रों इत्यादि में कार्यरत जो कर्मचारी होते हैं की तकनीकी दक्षता में सुधार लाना। देखिए ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि पहले के देखते थे कि लाइब्रेरी में टेक्नोलॉजिकल लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी, आज की लाइब्रेरी ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो पहले की सर्विस और आज के सर्विस में आज की लाइब्रेरी बोला जाता है कि लाइब्रेरी कम इंफॉर्मेशन सेंटर। इंफॉर्मेशन सेंटर इट मीन्स कि जहाँ पर इंटरनेट का या लाइब्रेरी के द्वारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज होकर के सर्विसेज दी जाती है एनीवेयर एनी टाइम 24/7। आपको इस तरह का अगर आप सर्विस देते हैं तभी आप आज के करंट डेट में अपने आप को एग्जिस्ट कर पाते हैं। अगर आप करंट सिचुएशन के अनुसार, करंट ट्रेंड के अनुसार अपने लाइब्रेरी को ना अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आप करंट सिचुएशन में आप नहीं टिक पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि एक तो आपको भी टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग होना होगा और आपको लाइब्रेरी को भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस बनाना होगा, ताकि आपकी लाइब्रेरी, कहते हैं कि आज की लाइब्रेरी वेब पर है। वेब पर क्या है, मतलब घर बैठे लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उस तरह से अगर लाइब्रेरी है तभी आप इस करंट सिचुएशन में, करंट मॉडर्न ट्रेंड्स में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो क्या क्या है लाइब्रेरी में वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी क्या है, सबसे लाइब्रेरी में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी RFID बेस्ड लाइब्रेरी। RFID बेस्ड लाइब्रेरी का काम क्या होता है कि पहले जो आपको देते हैं बारकोड लाइब्रेरी, बारकोड पे लाइब्रेरी है, मतलब आपका जो सर्कुलेशन होता है वो बारकोड से सर्कुलेशन होता है। बुक में बारकोड पेस्ट किया जाता है, उसी से सर्कुलेशन होता है। बट RFID उससे एडवांस है। RFID में क्या होता है कि आपको बारकोड सिर्फ सर्कुलेशन में काम आता है, बट RFID आपको सर्कुलेशन विद एंटी थेफ्ट, मतलब बुक्स को चोरी से ही बचाता है और फास्ट सर्कुलेशन आपका RFID से होता है। आप जब मॉल जाते हैं तो देखते हैं ना कि कोई भी सामान आप परचेज करते हैं, जब आप कैश काउंटर में जाते हैं तो उसमें एक टैग लगा रहता है और वहाँ के जो सेल्समैन होते हैं उस क्या करते हैं कि पहले उस टैग, जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो क्या करते हैं कि जब जो कोई सामान आप जब परचेज करते हैं तो सेल्समैन जो भी वहाँ होते हैं तो उस इशू काउंटर पे उस टैग को पहले हटाते हैं, फिर आपका बिलिंग करते हैं। तो उसी तरह सेम कंडीशन होता है लाइब्रेरी में, बस लाइब्रेरी में अंतर क्या, उस टैग को हटाया नहीं जाता है। जैसे आप इशू करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा और फिर जब उसको आप जमा करेंगे तो जैसे आप उसको अपने इशू कराएंगे तो जैसे आप गेट पे जाएंगे तो अलार्म नहीं करेगा, और जैसे ही अगर आप इसको इशू नहीं कराते हैं, बिना इशू के आप बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो अलार्म करने लगेगा। तो यही काम होता है RFID का, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो यही कहता है कि आज की जो लाइब्रेरी है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना चाहिए, और लाइब्रेरी के साथ साथ आपकी भी जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी टेक्नोलॉजिकल साउंड होना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि उसके लिए विशेष कुछ ट्रेनिंग करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, ताकि उन कर्मचारियों की उनको जो टेक्नोलॉजिकली है उनको स्ट्रांग बनाया जाए। फिर नेक्स्ट है वैज्ञानिक, तकनीकी तथा अन्य क्षेत्रों में सूचना के केंद्र के रूप में कार्य करना। जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है और टेक्नोलॉजिकल तथा अन्य क्षेत्रों में सूचना के क्या होता है, मैंने बताया कि लाइब्रेरी आज लाइब्रेरी नहीं हो गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर हो गया। तो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है, आपको इंटरनेट का यूज करना है और उनको घर बैठे इंफॉर्मेशन देना है। आपकी लाइब्रेरी वेब बेस्ड लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करता है, केंद्र के रूप में काम करता है। आवश्यकता पड़ने पर उन कार्यों को संपन्न करता है जो संघ के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। तो जो संघ का, जो कोई भी संघ का, एसोसिएशन का कुछ जब ऑब्जेक्टिव्स होता है उसी ऑब्जेक्टिव्स पे काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी उनको आवश्यकता पड़े उस पर वे काम करते हैं और करना भी चाहिए। तो यही रहता है, जो संघ के उद्देश्य की पूर्ति में उनको सहायक हो उन पर वो कार्य करते हैं। तो हमारा इतना ही ऑब्जेक्टिव्स के लिए हो गया। फिर हम लोग एक्टिविटीज में आएंगे, उनके द्वारा क्या पब्लिश किए जाते हैं, उनके किस एसोसिएशन से उनको एक कोरिलेशन बनाते हैं, किस टाइप्स के। तो ये सब नेक्स्ट स्लाइड पे फिर लाते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटीज पे। हमने ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लिया और एक्टिविटीज से आते हैं।
आइजलिक द्वारा द्विवार्षिक रूप में एक संगोष्ठी तथा प्रत्येक दूसरे वर्ष के अंतराल पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। देखिए आइजलिक के द्वारा क्या होता है, सेमिनार तथा संगोष्ठी, संगोष्ठी मतलब सम्मेलन मतलब कॉन्फ्रेंस, यहाँ याद रख लीजिएगा कॉन्फ्रेंस। तो सेमिनार तथा कॉन्फ्रेंस, सेमिनार का आयोजन है प्रत्येक द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष में एक बार, तथा प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर एक सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है पब्लिकेशन। यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है कि आइजलिक जो कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक क्वार्टरली और आइजलिक द्वारा पब्लिकेशन का नाम बताइए, और ऑप्शन रहेगा 3-4, मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा तो वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइजलिक बुलेटिन आप याद रख लीजिएगा, कब पब्लिश होता है, कब से पब्लिश हो रहा है, 1956 से। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वार्टरली। इसके बाद आइजलिक न्यूज़लेटर, इसका मंथली फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली। आइजलिक बुलेटिन, आइजलिक न्यूज़लेटर। एक होता है इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट, ये ईयरली पब्लिश करती है आइजलिक। तो यहाँ पर हमने पब्लिकेशन से रिलेटेड 3 आपको बताया, आइजलिक बुलेटिन, आइजलिक न्यूज़लेटर और इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपको ये भी क्या याद रख लेना है पब्लिकेशन में आइजलिक बुलेटिन कब पब्लिश होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। आइजलिक न्यूज़लेटर इनका पब्लिकेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली। फिर इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट, इसका जो फ्रीक्वेंसी है साल भर एक बार पब्लिश होती है। ये मंथली, टोटल मंथली पब्लिश होती है, ये क्वार्टरली पब्लिश होती है। तो यहाँ पर हमने एक्टिविटीज से हो गया, पब्लिकेशन हो गया, और अब लोग एक्टिविटीज में ही आते हैं उनके द्वारा क्या अवार्ड्स दिए जाते हैं और भी चीजें। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं फिर। चलिए तो फिर हम लोग आते हैं एक्टिविटीज पे। एक्टिविटीज में इनके अवार्ड्स क्या हैं और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और इनके अलग संस्था से इनका संबंधित। तो ये हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इनके द्वारा अवार्ड्स क्या क्या दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा कि आइजलिक द्वारा कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो बेस्ट लाइब्रेरियन का अवार्ड एक साल में जो बेस्ट लाइब्रेरियन होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। तो क्या नाम है, ये 1993 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, आइजलिक एसएन गांगुली अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट आर्टिकल इन द आइजलिक बुलेटिन, जो आइजलिक के द्वारा पब्लिश होता है, तो उसमें बेस्ट आर्टिकल का अवार्ड भी आइजलिक के द्वारा दिया जाता है। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आइजलिक द्वारा 3 से 4 वर्कशॉप एवरी वर्ष आयोजित किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं प्रति वर्ष 3 से 4 वर्कशॉप। इसके लिए कि उसमें वर्कशॉप में आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेंड्स इसके बारे में आपको बताया जाता है, और उस वर्कशॉप में जो भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स अटेंड होते हैं तो उससे इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता है, और एक दूसरे के बीच में नॉलेज का भी शेयरिंग होता है कि कैसे आप अपने लाइब्रेरी को वेल एस्टैब्लिश, वेल डेवलप्ड लाइब्रेरी आप बना सके। इसके लिए वर्कशॉप भी आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद एक और है कि आइजलिक के किसी और भी संस्था के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं, ये रिलेशंस को जनरेट करते हैं। तो इसमें जोक्लाई का नाम आता है, ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड आपका। तो इसके तो जोक्लाई के बारे में मैं आपको एक और भी चीज़ बता देता हूँ कि डॉक्टर एसआर रंगनाथन का जो डेट ऑफ बर्थ हम लोग मनाते हैं 12 अगस्त, ये जोक्लाई ने डिसाइड किया था कि उनका एक्चुअल में देखा जाएगा ना, तो आप जब पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल्स में, तो उनका 9 अगस्त था उनका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, बट जोक्लाई ने डिसाइड किया था कि 12 अगस्त, इसीलिए लाइब्रेरियंस डे मनाया जाता है 12 अगस्त को, बट उनका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ होता है 9 अगस्त। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। तो आज के लिए हमारा आइजलिक से रिलेटेड इतना ही था, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आइजलिक से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको सारी चीज़ों को बता देता हूँ कि आइजलिक की स्थापना कब हुई थी। तो आइजलिक की स्थापना कब हुई थी, 3 सितंबर आपका 1955 में। इसकी नींव कहाँ से रखी गई थी, तो 25 जून 1955 से ही, जिसमें वो भी कलकत्ता से ही रखी गई थी। बट ये जो फॉर्मली रूप में आया, फॉर्म कब हुआ, तो 3 जून 1955 में। इसके कौन फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर एसएल होरा इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे, जे शाह द फर्स्ट
जनरल सेक्रेटरी ऑफ द एजलिक। इसके बाद इनके द्वारा क्या अवार्ड्स दिए जाते हैं, इसके द्वारा बेस्ट लाइब्रेरियन का अवार्ड दिए जाते हैं। उनका नाम क्या है, तो ये 1993 से दिए जाते हैं SM गांगुली अवार्ड्स। इन बेस्ट आर्टिकल का अवार्ड भी दिया जाता है इनके द्वारा, कि जो एजली बुलेटिन में जो बेस्ट आर्टिकल जो इनका रहता है तो उसके लिए बेस्ट आर्टिकल का अवार्ड भी दिया जाता है। और क्या है कि हम इनके प्रत्येक वर्ष 3 से 4 वर्कशॉप आयोजित करते हैं। इसमें सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स जो हैं उनको लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाता है। तो हम लोगों ने एक रिव्यू भी कर लिया और चीज़ों को अच्छे से पढ़ भी लिया। तो अब इससे रिलेटेड आपका अगर MCQ आता है तो आराम से आप उनके MCQ को बना सकते हैं। MCQ भी मैं आपको लाऊंगा ताकि आप MCQ से भी पढ़ करके आप उसको क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। फिलहाल जितना मैं आपको डिटेल्स में बता दिया हूँ, आप उसको अच्छे से 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए, भूलने की कोई संभावना आपकी नहीं होगी। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए आपका इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन में IFLA FID को लेकर के मैं आऊँगा आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगेन मैं कहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट जारी रखें। मैं भी आपके साथ वीडियो लेकर के जारी रखूँगा, ये मेरा भी आपके साथ कमिटमेंट है। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाए हैं तो एक बार देख करके कि आपने बटन सब्सक्राइब किया है कि नहीं, काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं किया है तो फिर मेरा भी काम है कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूँ और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा। ये मेरा आपके साथ कमिटमेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।